चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं चोला आइडल से लेकर। ठीक है, ये जो मूर्तियां हैं ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इंडिया को लौटाई जाने वाली हैं, इसी को लेकर के ये न्यूज़ आई है। तो द नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया इसने थर्सडे के दिन ये घोषणा करी कि ये 14 वर्क ऑफ आर्ट से संबंधित जो कला वस्तुएं हैं उनको इंडिया को लौटाएगा फ्रॉम इट्स एशियन आर्ट कलेक्शन। एशियन आर्ट कलेक्शन में जो चीज़ें रखी हुई हैं वो हमारे इंडिया को ऑस्ट्रेलिया लौटाएगा। इसके अलावा हमें ध्यान ये रखना है कि देखो 13 जो ऑब्जेक्ट हैं जो कि कनेक्टेड हैं टू आर्ट डीलर सुभाष कपूर थ्रू हिज एंटीक शॉप आर्ट ऑफ द पास्ट इन न्यूयॉर्क, यहाँ से भी वस्तुएं मिलेंगी हमको। एंड वन एक्वायर्ड फ्रॉम आर्ट डीलर विलियम वॉल्फ, एक जो आर्ट से संबंधित वस्तु है वो मिलेगी विलियम वॉल्फ से। अब दे इंक्लूड 6 ब्रांच या फिर स्टोन स्कल्पचर, ए ब्रास प्रोसेशनल स्टैंडर्ड, ए पेंटेड स्क्रॉल एंड 6 फोटोग्राफ्स। ये सारी चीज़ें हैं जिनके नाम यहाँ पर बताए गए हैं, जिसमें 6 जो है ब्रांज या फिर स्टोन की स्कल्पचर हैं, मूर्तियाँ हैं, और कुछ चीज़ें जो है ब्रांच के स्टैंडर्ड की भी हैं। ए पेंटेड स्क्रॉल भी मिलेगा। इसके अलावा 6 ठो फोटोग्राफ। 3 अदर स्कल्पचर आल्सो सोर्स्ड फ्रॉम आर्ट ऑफ द पास्ट हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द कलेक्शन। आफ्टर रिसर्च टू आइडेंटिफाई देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन दे विल बी रिपाट्रिएटेड द NGA, ऐसा उनका कहना है। अब तो जिस देश की वे वस्तुएं हैं वहीं उनको लौटा दिया जाएगा उनकी पहचान होने के बाद। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं ऑल इंडिया कोटा से रिलेटेड, जिसको शॉर्टकट में AIQ कहा जाता है। तो AIQ को इंट्रोड्यूस किया गया था 1986 में फॉर डोमिसाइल फ्री मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटीज़ टू मेडिकल एस्पायरेंट ऑफ ए स्टेट टू स्टडी इन ए कॉलेज इन अदर स्टेट। इसको 1986 में इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, फॉर डोमिसाइल फ्री मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए मेडिकल के एस्पायरेंट्स को ऑफ ए स्टेट टू स्टडी इन ए कॉलेज इन अनदर स्टेट। यदि कोई बच्चा MP का है और वो CG जाके मेडिकल की पढ़ाई करना चाहता है तो अब उसे रिजर्वेशन मिलेगा इस AIQ के माध्यम से, जो कि 1986 को उसको लाया गया था। तो इस स्कीम के अंतर्गत ऐसा प्रावधान है कि 15% और 50% ऑफ द UG एंड PG सीट, 15% UG और 50% PG की सीट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आर एलोकेटेड। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया था रिजर्वेशन ऑफ 15% ऑफ सीट इन द AIQ फॉर SC एंड 7.5% ST के लिए। फिर 19 जुलाई को एक जजमेंट ही कह सकते हैं, मद्रास हाई कोर्ट का ये कहना था कि सेंटर कैन नॉट डिले इनडेफिनिटली द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिजर्वेशन टू OBC अंडर द स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत आपको OBC को फ़ायदा देना है तो इसके लिए आप डिले नहीं कर सकते हो। इट ग्रांटेड द सेंटर ए वीक्स टाइम टू इंडिकेट द मोड एंड मैनर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। अब हम न्यूज़ को देख लेते हैं। 27% फॉर OBCs, 10% फॉर EWS इन नेशनल कोटा मेडिकल सीट। AIQ इंट्रोड्यूस इन 1986 अंडर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पर बताया गया है OBC के लिए 27% का रिजर्वेशन रख दिया गया है और 10% ये जो जनरल कैटेगरी के लोग रहते हैं जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर रहते हैं, गरीब लोग, उनके लिए 10% का रिजर्वेशन किया गया।
यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा इसको अनाउंस किया गया है। 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज अदर बैकवर्ड क्लासेस जिसको कहते हैं, एंड 10% कोटा फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS इन द ऑल इंडिया कोटा स्कीम फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डेंटल कोर्सेज फ्रॉम 2021-22। आगे बात बताई जा रही है कि ये जो डिसीजन है इससे लगभग 1500 जो ओबीसी के स्टूडेंट हैं उनको फ़ायदा मिलेगा हर साल एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल MBBS के लिए, और 2500 स्टूडेंट लाभान्वित होंगे इस स्कीम से, सच स्टूडेंट एट द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, एंड अराउंड 550 EWS स्टूडेंट इन MBBS और अराउंड 1000 सच स्टूडेंट इन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं NGT से रिलेटेड, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसकी स्थापना 18/10/2010 को की गई थी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण इसको हिंदी में कहा जाता है। इसको राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत पर्यावरण को बचाने, वनों का संरक्षण करने और अन्य जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं सहित पर्यावरण से संबंधित कोई भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन और क्षतिग्रस्त व्यक्ति या फिर संपत्ति के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करता है ये कानून, और इससे जुड़े हुए मामलों को प्रभावशाली और फटाफट गति से निपटारा करने के लिए इसको बनाया गया था। ये एक स्पेशल बॉडी है जो कि पर्यावरण विवादों, बहुअनुशासनिक मामलों सहित सुविज्ञता से, इसका मतलब ये हो गया कि पार्टिकुलर से जो काम करना है उसके लिए इसके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं ताकि अपने काम को अच्छे से कर सके। ये जो अधिकरण है 1908 के नागरिक कार्यविधि के द्वारा दिए गए कार्यविधि से तो ये प्रतिबद्ध नहीं है, उससे ही रिलेट नहीं करता है, लेकिन प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों से ये निर्देशित होता है। इसमें एक बात ये हमें ध्यान रखना है कि यदि यहाँ पर कोई एप्लीकेशन देता है या फिर याचिका दायर करता है तो उसको 6 महीने के अंदर निपटारा करना ज़रूरी है। शुरू में NGT 5 स्थानों पर स्थापित किए गए थे और अपने आप को अधिक सुगम बनाने हेतु सर्किट कार्यविधि का अनुकरण करने के लिए इसकी जो प्रधान बैठक है वो नई दिल्ली में है। भोपाल, पुणे, कलकत्ता और चेन्नई में इसके अन्य ऑफिसेस हैं। अब हम आते हैं न्यूज़ की तरफ और न्यूज़ देख लेते हैं। NGT ने डिसमिस कर दिया है एक पिटीशन को अगेंस्ट फेलिंग ऑफ ट्रीज फॉर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो एक प्रोजेक्ट है रीडेवलपमेंट करने वाला, तो उस प्रोजेक्ट के लिए पेड़ों की कटाई की जानी थी, तो इसी को लेकर किसी ने पिटीशन दायर किया था NGT में। तो NGT ने उसको डिसमिस कर दिया है, मतलब खारिज कर दिया है। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज़ डिसमिस्ड ए प्ली मूव्ड अगेंस्ट द फेलिंग ऑफ ट्रीज, फेलिंग का मतलब होता है पेड़ों की कटाई, रिलेटेड टू रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ द जनरल पूल रेसिडेंशियल एकोमोडेशन कॉलोनी इन कैपिटल। तो दिल्ली की ये बात हो रही है। एक प्रोजेक्ट का नाम बताया गया है जहाँ पर एक साथ रहने की व्यवस्था के अंतर्गत फिर से घर वर मकान बनाए जाने वाले थे, तो इसी के चलते चलते पेड़ों की कटाई की अनुमति मांगी गई थी। तो द ग्रीन पैनल ने ये ऑब्जर्व किया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है खुद से इसकी सुनवाई की थी इस प्रोजेक्ट की, was an integral part of the GPRA redevelopment project. Nothing that the petitioner had filed another plea on the same matter, a bench headed by NGT chairperson. तो एक ही पर्सन के द्वारा एक सी याचिकाएं दायर कर दी गई हैं, ऐसा NGT का कहना था। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं आंध्र प्रदेश से।
जगन अन्ना विद्या दीवाना स्कीम। तो आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, इन्होंने थर्सडे के दिन पैसा वितरित किया था इस स्कीम के तहत। इसकी सेकंड इंस्टॉलमेंट में जो पैसा आता है उसको, फॉर दिस ईयर इन द अकाउंट ऑफ द मदर्स हु सेंड देयर वार्स टू स्कूल। तो मदर्स के खाते में पैसा डाले जाते हैं हर 3 महीना में, ताकि वो अपने बच्चों की फीस को स्कूल जा कर के खुद से पेड कर सकें। यही है स्कीम जगन अन्ना विद्या दीवाना स्कीम। तो लगभग 693.81 करोड़ रुपया रिलीज़ किया गया। इसमें शामिल हैं 10.97 लाख स्टूडेंट। द चीफ मिनिस्टर said that the poor students are being given full fee reimbursement on time to every deserving student for their higher studies। तो जो गरीब लोग हैं उनको तो सरकार फुल सपोर्ट करेगी, ऐसा सीएम का कहना है। द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग द स्कीम टू स्टूडेंट्स सच दैट द पेरेंट कैन गो टू स्कूल एंड पे द फीस एवरी क्वार्टर। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो बताती है इंडिया और अफ़गानिस्तान के रिलेशन से रिलेटेड। अफ़गानिस्तान में काफ़ी सारे हिस्से पर अब तालिबान का कब्जा हो गया है। 50% हिस्सा आप ये समझ लीजिए कि तालिबान के कब्जे में चला गया है। तो इसको लेकर के इंडिया का क्या स्टैंड है, इसी को लेकर ये न्यूज़ आई है। एस जयशंकर साहब से राज्यसभा में क्वेश्चन किया गया था इसी बात को लेकर के, तो उनका कहना है हमने अमेरिका से जो ब्लिंकन आए थे, यूएस के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंथोनी ब्लिंकन, इनके साथ में भी विस्तार से चर्चा किया अफगानिस्तान के मुद्दे पर। तो मेन बात यही आ जाती है कि इसका जो है राजनीतिक हल होना चाहिए, इसका हल सैनिक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया अफ़गानिस्तान में वहाँ जो तालिबान का कब्जा है इंडिया उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इंडिया चाहता है कि वहाँ पर जनता की चुनी हुई सरकार हो और उसी का राज हो, ऐसा एस जयशंकर साहब का कहना। तो फोर्स के द्वारा यदि अफ़गानिस्तान में कब्जा किया जाता है तो उसको इंडिया सपोर्ट नहीं करेगा, ऐसा इंडिया का कहना है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो लोकसभा से है। न्यूज़ ऐसी है कि सरकार ने 2 बिल, एक एयरपोर्ट से रिलेटेड है और दूसरा है इनलैंड व्हीकल बिल से करके है। तो इन दोनों बिल को उन्होंने बिना डिबेट के ही पास करा दिया है। तो जो एयरपोर्ट वाला जो बिल है इसका पर्पस है कि जो छोटे और नॉन प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट्स होते हैं ना, उनको प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट के साथ में क्या करना है, मर्ज करना है या फिर कंबाइन करना है। टू बिडर्स टू मेक ए वायबल कॉम्बिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट अंडर पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड, ताकि यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट लोग कर सकें। मेन उद्देश्य इसका यही है। इसके अलावा कुछ और बातें हैं, जैसे कि दिस मूव इज़ आल्सो लाइकली टू हेल्प इन एक्सपांडिंग द एयर कनेक्टिविटी। एयर कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा देने का काम करेगा यह बिल। टू रिलेटिवली रिमोट एरियाज, दूर दराज के एरिया में लोग हवाई जहाज़ में यात्रा कर सकें, ये सुविधा भी इसके द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। एंड एज ए रिजल्ट एक्सपीडिटिंग द उड़ान रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, द अमेंडमेंट विल अलाउ ERA to regulate tariff and other charges for aeronautical services for not just major airport with annual passenger traffic of more than 3.5 million, लेकिन बट आल्सो ए ग्रुप ऑफ एयरपोर्ट टुगेदर। इसके अलावा ये जो टैरिफ वगैरह लगाई जाती हैं, जो चार्ज लगाए जाते हैं, उसको भी रेगुलेट करने का काम करेगा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं इनलैंड वेसल्स बिल्स 2021 से रिलेटेड।
तो हमारे इंडिया के अंदर में ही, चाहे वो नहर हैं चाहे वो नदियां हैं, उसके माध्यम से जो वस्तुएं एक जगह से दूसरी जगह ढोई जाती हैं, लाई ले जाई जाती हैं, वहाँ पर जो वेसल्स चलते हैं, जहाज चलते हैं, उनके लिए ये एक बिल लाया गया है। बिल ये कहता है कि हम इनके लिए केवल एक ही कानून बनाएंगे, बहुत सारे कानून न करके हम सभी स्टेट में जो अलग अलग कानून है उसको केवल एक कानून हम बनाना चाहते हैं, ऐसा इस बिल में प्रावधान किया गया है। तो ये रिप्लेस करेगा इनलैंड वेसल्स एक्ट 1917 को। द बिल विल रेगुलेट सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ इनलैंड वेसल्स। इंडिया के अंदर में जो जहाज माल को ढोने और लाने ले जाने का काम करते हैं, तो उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और उनका जो रजिस्ट्रेशन है उनको रेगुलेट करने का काम ये करेगा। ए की फीचर ऑफ द बिल इज ए यूनिफाइड लॉ फॉर द इंटायर कंट्री। पूरे देश में एक सही कानून होना चाहिए, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। इंस्टीड ऑफ सेपरेट रूल फ्रेम बाय द स्टेट, जबकि अलग अलग जगह अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल्स चल रहे हैं, तो उसको सरकार हटाना चाहती है। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड अंडर द प्रपोज्ड लॉ विल बी डीम्ड टू बी वैलिड इन ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। अब रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट किसी जहाज वाले व्यक्ति के पास है, तो ऐसा नहीं है कि वो केवल एमपी में ही वैलिड रहेगा, वो यूपी में भी वैलिड रहेगा, वो यूनियन टेरिटरी में भी वैलिड रहेगा, और आपको उस अदर स्टेट से किसी प्रकार की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा द बिल प्रोवाइड फॉर ए सेंट्रल डाटाबेस फॉर रिकॉर्डिंग द डिटेल्स ऑफ वेसल्स, वेसल का रजिस्ट्रेशन, क्रू ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। तो एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल में बहुत सारी जानकारी रखी जाने का भी इसमें प्रावधान किया गया है, जैसे कि उस जहाज़ की डिटेल, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके अलावा उसमें जो क्रू है उसकी भी जानकारी रहेगा। इसके अलावा आल जो नॉन मैकेनिकली प्रोपेल्ड वेसल्स होते हैं विल आल्सो हैव टू बी इनरोल्ड एट द डिस्ट्रिक्ट, तालुक पंचायत और फिर विलेज लेवल। तो ऐसी मशीनें, ऐसे जहाज जो कि मशीन से नहीं चलते हैं, जिनको हाथ से चलाया जाता है, तो इनको भी इनरोल होना ज़रूरी है डिस्ट्रिक्ट, तालुक या फिर पंचायत या फिर विलेज लेवल पर। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो है फैक्टरिंग रेगुलेशन बिल से रिलेटेड। फैक्टरिंग का मतलब होता है दलाली के काम में जो लगी रहती हैं ना कंपनियां, उनसे रिलेटेड कुछ छूट दी गई है, उनको ढील दी गई है। तो उसी को लेकर ये बिल को पास किया गया है राज्यसभा में थर्सडे के दिन, उसी को लेकर के ये न्यूज़ आई है। तो इसमें निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये बेनिफिट करेगा माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को, एमएसएमई। was passed just around 15 minutes after it was introduced with a brief discussion and members opting to table their view instead of speaking amid the din. The bill was passed by the Lok Sabha on Monday. सीतारमण का कहना है बिल वुड इनेबल MSMEs टू एक्सेस अबाउट 9,000 NBFCs, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एंड इंक्रीज फ्रॉम द करंट 7 अवेलेबल टू देम। अब इनकी जो संख्या जितनी भी है उसमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। देखो, ये जो फैक्टरिंग बिल है इसको पहली बार 14 सितंबर 2020 को लोकसभा में पेश किया गया था। इसके बाद इसको